आखिरी क्या रह जी गया? जी वो रह गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद छुट्टी। इनलैंड और नहीं जी, उसके बाद छुट्टी नहीं। चलो मैं एक मिनट आखिर में डिस्कस करता हूँ तुझे। इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पे आ जाइए प्लीज। 238 बड़ी आसान सी डेफिनेशन प्लीज। इनलैंड और फॉरेन, हमने एक लास्ट टाइप पढ़नी थी बस इस चैप्टर की। हमने इससे अगला चैप्टर भी पढ़ना है, अभी स्टार्ट करना है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे नहीं खत्म। नहीं अभी पढ़ेंगे। मैं देखो तो ये भी पढ़ करता हमारे साथ। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। वो कहता है जो इनलैंड ना हो वो फॉरेन है। प्लीज एक दफ़ा डेफिनेशन देखें फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की, जल्दी से देखें को पढ़े फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अभी एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, अभी उसने क्या कहा? जो इनलैंड ना हो वो फॉरेन है। तो फिर हम इनलैंड समझ लेते हैं। इनलैंड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या दो कंडीशंस हैं, वो समझ लेते हैं। अगर वो पूरी हो जाती हैं तो फिर इंस्ट्रूमेंट जो बाकी होंगे वो क्या होंगे? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होंगे। लो जी, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या है? नंबर 1 कंडीशन, प्लीज कंडीशन देख लो सिर्फ, बने भी पाकिस्तान में, बने भी पाकिस्तान में और पेएबल भी पाकिस्तान में हो। पहली कंडीशन, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? इनलैंड। बने भी पाकिस्तान में और पेएबल भी पाकिस्तान में हो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। जैसा फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ तो मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, सब की बात कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान में बना और उसकी पेमेंट भी पाकिस्तान में होनी है। इज इट क्लियर? सेकेंडली, वो कहता है बने पाकिस्तान में लेकिन किसी रेजिडेंट के ऊपर, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी अगर मैं कहूँ ज़रा समझने की कोशिश करूँ तो फिर इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कहीं बिल ऑफ एक्सचेंज की वो बात करना चाह रहा है कि मेकर जो है, जो बना रहा है, जो ड्रॉर है, वो उस ड्रॉई के ऊपर बनाए। ठीक है, बने भी, सॉरी दोबारा पढ़ता हूँ यहाँ से, मेड और ड्रॉन, बल्कि आइए मेरे साथ, अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक विच इज मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड आल्सो मेड पेएबल इन पाकिस्तान। बने भी पाकिस्तान में और पेएबल भी पाकिस्तान में हो। दूसरी बात जरा मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान अपॉन एनी रेजिडेंट इन पाकिस्तान। मीन्स कहते हैं अगर किसी बंदे पे बने, यानी जो बना रहा है वो भी पाकिस्तान में है, यूं कर लेते हैं, जो बना रहा है वो भी पाकिस्तान में है और जिस पे बन रहा है, मतलब ड्रॉई, मतलब ड्रॉई। और करो ना, बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट में तो होती ही दो पार्टीज हैं, मेकर और पेई। यहाँ पे वो कह रहा है बनाने वाला भी पाकिस्तान में है, बन भी पाकिस्तान में रहा है, और जिस पे बनाया जा रहा है यानी जिस पे लायबिलिटी डाली जा रही है वो भी पाकिस्तान में है। इसका मतलब ड्रॉई या एक्सेप्टर कौन है? पाकिस्तानी है कोई। मेरी बात समझ आई? इस तर्जुमे का मतलब समझ आया? क्योंकि अगर मेड की बात कर, अगर प्रोमिसरी नोट होता तो फिर मेड, मेकर और पे ही होता सिर्फ। ये जो तीसरे बंदे की बात कर रहा है वो इनफैक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है। यहाँ तक समझ आई बात की? अब जरा लाइन पढ़िए, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, यानी बनाने वाला मेकर या ड्रॉर दोनों पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में है, अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, और जिस पे ड्रॉ किया जा रहा है वो भी कौन है? पाकिस्तानी। ऑल्दो इट मे बी पेएबल इन अ फॉरेन कंट्री, बेशक इसका जो पेई है वो फॉरेन, वो बना भी पाकिस्तान में और पे भी पहली कंडीशन वो डिफरेंट है, उसमें रेजिडेंस का जिक्र नहीं है। मैं इस वाले केस में जब आऊँगा जहाँ पे बनेगा पाकिस्तान में, एक्सेप्टर पाकिस्तान का होगा लेकिन पे ही फॉरेनर हो सकता है। इसका मतलब मैं अगर ये कहूँ तो ये बात प्रोमिसरी नोट पे फिट होती है और ये बात बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पे फिट होती है। बात समझ आई जी? सो बनाने वाला ड्रॉर भी पाकिस्तानी है, ठीक है, और ड्रॉई भी पाकिस्तानी है, पेई पाकिस्तान से बाहर हो सकता है, तब भी इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। तो यहाँ तक समझ आई? अजीब सी बात है लेकिन लॉ है, कह दिया तो कह दिया, कहाँ चट्टा है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसने कह दिया कि ड्रॉर भी पाकिस्तानी हो, ड्रॉई भी पाकिस्तानी हो, लेकिन पेई या बेशक फॉरेनर भी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। चलें अब ज़रा एग्जाम्पल्स पढ़िए प्लीज़। जी जी, इनलैंड की एग्जांपल्स पढ़िए प्लीज। एग्जांपल 37 जो है, देखे समझ आती है? ठीक है, ठीक, तो पेएबल फॉरेन भी हो सकता है, बस बना पाकिस्तान में, और जो पे कर रहा है वो पाकिस्तानी हो।
और वो पाकिस्तान में ना हो तो कोई मसला नहीं है पाकिस्तान का नहीं, मतलब बने पाकिस्तान नहीं, यानी वो रेजिडेंट हो पर्सन लेकिन फॉर अ टाइम वो बाहर गया वो कोई तो भी मसला नहीं चलेगा। वो रेजिडेंट की एक डेफिनेशन है जो आपने टेक्स्ट में पढ़ भी ली होगी बस ठीक है जी डन एग्जांपल्स। अब जरा अगर ये पढ़ ली तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की भी जरा एग्जांपल पढ़ लें फिर। अब जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है। प्रो नोट क्या? प्रोमिसरी नोट। ओह नाइस। हम पेपर में लिखते हैं। हाँ लिख सकते हो प्रो नोट बेहतर ये प्रो लिखना सेफ साइड। एग्जांपल जरा प्लीज फॉरेन की। सकता है कि मेकर और पेई एक ही कंट्री से ताल्लुक रखते हैं और जो ड्रॉई है वो किसी और कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। तो फिर इंस्ट्रूमेंट क्या हो तो मेकर और पेई एक ही पर्सन। हाँ ठीक है हो सकता है लेकिन आप मुझे एक बात बताओ इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? फिर तो क्वेश्चन तो ये है इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। आप कह रहे हो कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यूँ कहूँ कि मैं मेकर हूँ और मैं डायरेक्शन दूँ से नवाज शरीफ को कि वो पे करे किसी को पाकिस्तान में। इंस्ट्रूमेंट वैलिड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कोई इशू नहीं है। बात समझ आइए आप ये कहना चाह रहे हो ना। फॉरेन में आएगा नहीं है अब अच्छा अब इसमें देखो मेकर कौन है पाकिस्तान में। पेई कौन है नॉट रेजिडेंट। तो क्या हुआ फिर जो इनलैंड ना हुआ वो क्या होगा फॉरेन। तो ड्रॉई भी बाहर हो सकता है ना उसका तो पाकिस्तान में जरूरी हो सकता है लेकिन रेजिडेंट होना चाहिए ये बात ख्याल रखें। अच्छा रेजिडेंट की डेफिनेशन अगर आपने टेक्स्ट में पढ़ी हुई है तो फिर आप कंफर्टेबल हो गए इस बात पे 183 डेज का कॉन्सेप्ट जो है। तो इनफैक्ट मतलब रेजिडेंट होना चाहिए इन आउट होना कोई बहुत कंपल्शन नहीं। ये नहीं है कि जो ड्राई है वो पाकिस्तान से बाहर ही नहीं जा सकता नहीं ये मतलब नहीं है इसका। पाकिस्तान में बस बने हुए बने पाकिस्तान में एक्सेप्ट पाकिस्तान में हो एक्सेप्टर पाकिस्तान में हो पाकिस्तानी हो सॉरी रेजिडेंट हो। जी क्लियर। बाहर जाके बना रहे हैं रेजिडेंट पर्सन देखो मैंने कहा इन आउट होने में प्रॉब्लम नहीं। वो दुबई घूमने चला गया उसका कोई मसला नहीं है। रेजिडेंट तो रेजिडेंट ही ना वहाँ जाके बना वहाँ जाके कौन बना क्या इलॉजिकल सा नहीं बनेगा। आपने कहा है ना मेड इन पाकिस्तान तो वो फिर उसका ड्रॉई कभी पाकिस्तान में नहीं होगा अगर वो वहाँ जाके बनाने बैठा हुआ। चलो जी प्लीज क्लियर हुई बात नहीं कोई कंफ्यूजन हो गई क्लियर। अच्छा जी जो इनलैंड के दो कॉन्सेप्ट या बने पाकिस्तान में पे पाकिस्तान में हो तो इनलैंड है। बने पाकिस्तान में पर जो पे कर रहा है वो भी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। हाँ बेशक पेमेंट बाहर भी हो जाए इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा इनलैंड। और इनके अलावा कोई भी सिनेरियो हो तो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। चलो जी जरा आ जाओ अब अगले चैप्टर के ऊपर जल्दी से। मैं पढ़ाता हूँ मैं क्लास के बाद तुझे पढ़ा के जाऊँगा ओल्ड एंड ड्यू को तो फिक्र ना कर। चलो प्लीज़ नोट्स नहीं है आजा फिर इनके साथ ज्वाइन कर ले। बुक है इसके पास मेरे पास बुक है बैग में से निकाल चल बुक निकाल। चलो जी अगला चैप्टर देखो हमने मैंने पढ़ाना कुछ नहीं पढ़ी हुई है बातें सिर्फ एक दफा पढ़ लोगे। चेक प्लीज पेज नंबर है 246 चैप्टर नंबर 15 प्रोविजंस रिलेटिंग टू चेक। नहीं छोटा सा ही है। चलें जी पढ़े जी टेस्ट होगा ये बिल्कुल। चैप्टर हमने बताया तो था ग्रुप में भी बताया था चैप्टर 18 और चैप्टर 10। यार हर दफ़ा आखिर में आके एक करा लेते हो अब टेस्ट बन गया होगा। चलो जी प्लीज़ चेक पढ़िए जी। चेक अब आप चलें जी पढ़े जी पढ़े मैं आज मैं पढ़ लूँ प्लीज़ चलें जी पढ़ो जी पढ़ो कोई भी पढ़े जल्दी पढ़े जी। पेज नंबर 246 चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चल तू पढ़ चलो पढ़ लो कुछ तो पढ़ो। Check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. ये दोनों बातें हमने की नहीं हुई। ड्रॉई कौन है ऑलवेज द बैंक। और जो आपका जिस आप बैंक के आप अकाउंट होल्डर होगे उसी का चेक ड्रॉ करोगे ना तो इसका मतलब स्पेसिफाइड बैंकर। अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरा ड्रॉई कौन होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आप अकाउंट होल्डर ऐसे मिज़ान के तो जब आप चेक लिखेंगे तो आप मिज़ान बैंक का चेक लिखेंगे तो आप अपने स्पेसिफाइड बैंकर को के ऊपर वो ड्रॉ करते हैं चेक। यानी आपका ड्रॉई कौन है ऑलवेज बी द बैंक। और बैंक कौन सा जिसके आप अकाउंट होल्डर हैं। और दूसरी बात उसने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्या होगा डिमांड इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट कभी चेक क्या है टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ये बात हमने तय की थी याद है आप लोगों को याद है। चलो आ जाओ फिर आगे बात। The analysis of the above definition reveals that the check is bill of exchange but is different in following two characteristics. दो चीज़ें डिफरेंस है जी। क्या डिफरेंस है? Drawee will always be a banker. ड्रॉई यहाँ पे हमेशा बैंकर होगा
always payable on demand. और ये हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा, चेक कभी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। और ये बात मैंने आपको पोस्ट डेटेड चेक के हवाले से भी समझाई थी कि कहने को पोस्ट डेटेड चेक आपको ऐसा लगता है कि यार ये एक सिक्योरिटी के तौर पे ले रहे हो, बट उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है जब तक वो मैच्योरिटी डेट आ नहीं जाती है। इज दैट क्लियर? चलो अगली बातें। Parties to a check. Following are the three main parties in a check. वही बिल ऑफ एक्सचेंज वाली पार्टी कौन कौन है? ड्रॉर है, ड्रॉई है और पेई है। जरा पढ़ो, ड्रॉर कौन है? It is a person who draws a check. Customer, account holder of bank. जो बैंक का अकाउंट होल्डर है वो ड्रॉ करे। जैसा मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड है तो मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड चेक ड्रॉ कर रहा हूँ जी। Drawing. It is a banker who is ordered to pay the amount of check. जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है। मैं अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का चेक ड्रॉ कर रहा हूँ तो इनफैक्ट मैं अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि टू पे। देखो मैं जब चेक लिखता हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड का तो इनफैक्ट मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि पे कर दे आगे। मेरी बात समझ आई? जरा एक और चीज़ भी यहीं पे समझ लें ताकि अगली बात किसी दिन समझाना आसान हो जाए। सपोज मैं कहता हूँ मैं उमर के 20,000 रुपये देने हैं, मैं उमर को चेक दे देता हूँ सपोज। अब मेरा बैंक अकाउंट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सपोज, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने सिग्नेचर करता हूँ बिलो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट है, आज की क्या डेट है बेटे? 4 जुलाई, ठीक है। यहाँ पे 20,000 रुपीज़ मैं यहाँ पे पे उमर लिख के फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ 20,000 रुपीज़। अभी मैं कुछ नहीं समझा रहा, काउंटर दी पेमेंट, क्रॉस चेक, कुछ नहीं समझा रहा। अज्यूम करें मैं ये चेक इशू करता हूँ और ये चेक हैंड ओवर कर दूंगा किसको? उमर को। उमर का बैंक अकाउंट है से मिज़ान बैंक। उमर मिज़ान बैंक में जाएगा, ये चेक डिपॉजिट करवाएगा, इसके साथ एक डिपॉजिट स्लिप लगाएगा, ठीक है, और अपने ये चेक जमा करवा देगा। अब इनफैक्ट किस बैंक ने पेमेंट करनी, किसने पेमेंट करनी? चलो पहले किस पर्सन ने पेमेंट करनी है? सलमान ने। और पेमेंट होनी किसको है? उमर को। लेकिन इनके बिहाफ पे, दोनों के बिहाफ पे उनके एजेंट हैं। मेरे बिहाफ पे मेरा एजेंट कौन है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। उमर के बिहाफ पे उसका एजेंट कौन है? मिज़ान बैंक। इसका मतलब है मेरे एजेंट को कहा जाता है ये पेइंग बैंकर है। पेइंग, जो पे कर रहा है, द वन हु इज ऑर्डर्ड टू पे, द बैंक हु इज पेइंग ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। मैं उसका क्लाइंट हूं ना, मेरे बिहाफ पे कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे बैंकर को कहा जाता है पेइंग बैंकर। एंड द बैंक हु इज रिसीविंग द फंड्स ऑन द बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट, क्या होगा? किसे कहेंगे? कलेक्टिंग बैंकर। मैंने दो वर्ड यूज किए, पेइंग बैंकर एंड कलेक्टिंग बैंकर। दोनों बैंक्स एज एन एजेंट बिहेव कर रहे हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। द वन इज पेइंग ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट एंड द वन इज रिसीविंग ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। The one who is paying is called paying banker. The one who is receiving is called collecting banker. Yes, sir. मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ऑर्डर टू पे, और उमर अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है ऑर्डर टू रिसीव और कोलेक्ट। यहां तक समझ आ रही है बात की? चलो आ जाओ, अब जरा पढ़ो ना प्लीज, ये डस्ट ना खराब करें। चलें, सही कह रहा है वो। चलो जी प्लीज आगे पढ़िए जी, प्लीज बेटे आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। बैंकर को छोड़ के आगे पढ़िए जरा, पहले पे। It is a person to whom the amount of check is payable. Is payable. Is that clear? अब जरा चेक की नीचे शक्ल बनी हुई एक दफा देख लें और उसके बाद बैंक की डेफिनेशन देखते हैं। Yes, sir. इसका एक नंबर करो। It is a banker who is ordered to pay the amount of check. Banker means a person transacting the business of accepting for the purpose of lending or investment or deposits of money from public. यहाँ पे रुकिएगा प्लीज बेटा। देखो बेटा, बैंक का काम क्या है? अगर आप जरा थोड़ा सा लेमैन तरह सोचो तो बैंक कर क्या रहा है? आप लोगों से डिपॉजिट लेता है और आगे लोन दे रहा है, ठीक है। और आप में से भी लोगों को बताता है कि करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। सेविंग में भी आपको बताता है ये फिक्स डिपॉजिट है फॉर 3 इयर्स, ये फिक्स डिपॉजिट है फॉर 5 इयर्स, कि आपका पैसा फ्रीज हो जाएगा 3 सालों के लिए। और आप ही का पैसा आगे क्या कर रहा है? लेंड कर रहा है, और वहां से क्या कर रहा है? पैसे कमा रहा है, कमा के खुद भी रख रहा है, आपको भी दे रहा है। सो इनफैक्ट बैंक का काम ही यही है कि आप लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करना और फिर उसे इन्वेस्ट कर देना और फिर इन्वेस्टमेंट से अर्न करना। बात समझ आ रही है? चलो पढ़ो जरा आप। अब बेटा पढ़िए। From the public be payable on demand or otherwise and withdrawable by the check draft. कहते हैं, अच्छा पहली बात उसने कही एक्सेप्ट, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना
ठीक है, लेंडिंग पर्पसेस के लिए। उसने कहा रीपेएबल ऑन डिमांड, लेकिन जब कस्टमर वापस मांगेगा तो क्या दे नहीं देते? तो रीपेएबल ऑन डिमांड, जब आप डिमांड करेंगे आपको वापस कर देगा। आइदर आप डिमांड करें चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू या ऑर्डर के थ्रू, व्हाटएवर। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी आप चेक ड्रॉ करके ले लें, आप कैश ले लें, जैसे आप लेना चाहें आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इवन के जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं 3 साल के, 5 साल के, ये जो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, आप वहाँ से भी अपना पैसा वापस ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर नुकसान होता है। नुकसान ये नहीं होता कि आपके पैसे खा जाते हैं, आपका इंटरेस्ट खा जाते हैं, जो आपका इंटरेस्ट बन रहा होता है। ठीक है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कभी नहीं खाई जाती, ये बात याद रखना। ठीक है, चलें। And includes any अगर बैंक जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाए, उस सूरत में भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, क्यों खाई जाती है, क्यों नहीं खाई जाती? फिर आपको मिलते हैं पैसे, लेकिन वो फिर एडजस्टमेंट्स के थ्रू मिलते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल इस बेटे का क्वेश्चन है कि अगर आपने बैंक में पैसे रखवाए हुए, तो बेटा बैंक आपको क्या समझता है? बैंक आपके डिपॉजिट को क्या कहता है? लायबिलिटी कहता है। याद है? बैंक रिकंसिलेशन तो पड़ी होगी। बैंक का बैलेंस क्रेडिट शो हो रहा था, क्यों? क्योंकि बैंक अज्यूम करता है ये जितना भी डिपॉजिट है ये मेरी लायबिलिटी है। ठीक है, बैंक लायबिलिटी अज्यूम करता है आप लोगों को। तो जब बैंक डिफॉल्ट करेगा तो वो आप लायबल हो सारे। तो जब उसका हिसाब किताब हो रहा होगा ना, तो आप भी क्रेडिटर की लिस्ट में खड़े हो जाओगे। जहां सारे क्रेडिटर को थोड़े थोड़े पैसे मिलेंगे, आपको भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे। जी बेटी, प्रश्न। कौन? हम नहीं, बैंक लायबल होगा आप लोगों को कि वो आपके पैसे वापस करे। तो वो बेटा ये पूछना चाह रहा है कि बैंक बैंकरप्ट हो जाए तो क्या वो हमें पैसे देगा हमारे? यही पूछना था सवाल, या कुछ डिफरेंट था? तो बैंक लायबल है बिल्कुल आपकी तरह, आप उसके कस्टमर हो, आपका पैसा देना है उसने। होगा क्या? बस उसका हिसाब किताब होगा, उसके सारे एसेट्स बिकेंगे, उसका सब कुछ एसेट बिक के जब ऑफिशियल लिक्विडेटर सारे पैसे इकट्ठे कर लेगा, तो फिर वो कहेगा आ जाए जी क्रेडिटर लाइन में लग जाएं, जिनके बैंक ने पैसे देने हैं। तो फिर आप लाइन में लग जाएंगे और आपको फिर थोड़े थोड़े पैसे, जितने आपके प्रोपोर्शनेट हिस्सा बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा। बाकी किसका नुकसान होगा? आप लोगों का। बाकी आप लोगों का नुकसान होगा, क्रेडिटर का। मेरी बात समझ आ गई? चलो। and includes any post office saving banks. ठीक है जी। ये पता नहीं कौन सी इन्होंने टर्म डाली हुई है, ये मुझे भी अभी तक नहीं पता पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक कौन सा है। मेरा ख्याल है जो नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं ना, ये शायद वो बैंकिंग कैटेगरी में आते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं वो भी यही काम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स और आपको उसके बदले वो सर्टिफिकेट्स दे देते हैं, है ना? वही है ना? तो हाँ, बस चलें जी, प्लीज़ आगे चलते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ चेक, देखिए वही हैं सारे जो पढ़ के आए हुए हो, सारे पढ़ो एक दफ़ा। बिल ऑफ एक्सचेंज वाले ही हैं सारे, ज़रा देखो। सिर्फ 1-2 चेंज हैं जिसमें वो आपको बताएगा कि ड्रॉई आपका स्पेसिफिक बैंकर होगा और ये पेएबल ऑन डिमांड होगा। ज़रा पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ, नहीं पढ़ो, खुद पढ़ो सारे जल्दी से। कोई बात नहीं समझ आती तो मुझसे पूछो। ये वही बातें जो बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ी हैं, विद द डिफरेंस के ड्रॉई ऑलवेज द बैंक। बिल ऑफ एक्सचेंज में मनी ओनली होता है ना सर? बिल ऑफ एक्सचेंज में मनी ओनली होता है। मनी ओनली क्या मतलब? यानी देखिए द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली। हाँ, हमने वो उसमें और हाँ टेंडर मनी हो गया। ये वही बातें लिखी हुई हैं सारी। डन, सबने पढ़ लिया? अच्छा, ज़रा एग्जाम्पल 1 भी पढ़ लो फिर एक दफ़ा। डन? एग्जाम्पल 1। ओके, चलें ज़रा अब आ जाएं एक लाइन छोड़ के, पैरा छोड़ के, 1.5 छोड़ के 1.6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे। डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ली पहला ड्रॉई। पहले आता रहा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। जब वो सवाल पूछता है ना, जब कैफ 3 था तो वो यूं करता था कि 3 नंबर में वो आपसे डिफरेंस पूछता था और 3 नंबर में वो एक सवाल, 4 नंबर का वो एक सवाल पूछता। 7 मार्क्स टोटल आते थे कैफ 3 में। हाँ, अभी एक अटैम्प्ट हुई है, अभी उसने दोबारा डिफरेंस को डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो करना चाहे तो वो कर सकता है। आसान से तो होते हैं। डिफरेंस याद रखने के लिए हो सकता है वो आपसे पूछे ही दो। बहुत है। वैसे याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, अगर अच्छे तरीके से पीछे से पढ़ लिया हुआ तो खुद भी लिख सकते हो फिर। चलो, अच्छा वीक है, चलेंगे। ड्रॉई, और देखो ड्रॉई चेक के केस में ड्रॉई कौन होगा? ऑलवेज द बैंक। और जबकि उस केस में कोई और भी हो सकता है बैंक के अलावा। चलो जरा पढ़ो ये लाइन। ड्रॉ किया जा सकता है, कोई कंडीशन तो, रिस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं है ड्रॉई कि ड्रॉई बैंकर नहीं होगा। ये कब का है? ऐसा तो नहीं हो सकता जी, लेकिन उसका मकसद पर्पस फॉत हो जाएगा जब चेक पड़ा हुआ तो।
पर्पस बहुत हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट का। चलो जी जरा पढ़ो, पढ़ लिया, अगले पे चलूँ? Yes, sir. ये differences करने हैं ना। जी, पेबल ऑन डिमांड, वो कहता है चेक कैन ओनली बी ड्रॉन पेबल ऑन डिमांड। क्यों? क्योंकि चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम भी हो सकता है और डिमांड भी। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में बी ड्रॉन पेबल ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड, यानी टाइम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आफ्टर डेट और साइट। अगली बात, पेबल टू बेयरर और ऑन डिमांड। कुछ स्टेट बैंक की बात याद आई? यस सर, उसके अंदर स्टेट बैंक ने कहा हुआ था कि एट द टाइम बेयरर और डिमांड नहीं हो सकता, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इशुएंस। बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड और बेयरर इकट्ठा नहीं हो सकता। हाँ, उसके बाद जब एंडोर्स हो तो आप उसे बेयरर बना दें, वो एक अलग बात है, लेकिन इनिशियली जब उसे बना राइट अप कर रहे होंगे तो डिमांड और बेयरर नहीं हो सकता। जबकि ऐसी बात क्या चेक के लिए है? चेक में जो कैश का चेक है, इंस्ट्रूमेंट, देखो जरा गौर करना, चेक जो है कैश का, चेक ऑलवेज आ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, और कैश का चेक बनाओगे तो क्या हुआ? बेयरर के ऑर्डर, बेयरर, तो इसका मतलब बेयरर भी हो गया और कैश का चेक और आपका डिमांड भी हो गया। इसका मतलब एक चेक जो है वो बेयरर भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है, लेकिन स्टेट बैंक ने सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को मना किया है, चेक को मना नहीं किया। तो जरा पढ़ते हैं, अ चेक ड्रॉन पेबल टू डिमांड और पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड इज वैलिड। इसकी एग्जांपल क्या है? कैश का चेक, ठीक है, आप जब कैश का चेक इशू करते हैं किसी को। और दूसरी बात उसने लिखी बिल ऑफ एक्सचेंज में, अ बिल ड्रॉन पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड इज एब्सोल्युटली वॉइड, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट अ वैलिड। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ने उसे मना किया। दो कैन बी मेड पेबल टू बेयरर लेटर बाय एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। कहते हैं बेशक बनाते वक्त नहीं आप बना सकते फर्स्ट इशू पे, लेकिन बाद में जब आप उसे एंडोर्स करेंगे तो आप उसे बेयरर बना सकते हैं। बात समझ आई? अगले चलें जी। जी क्वेश्चन था कोई? नो, चलो आगे। एक्सेप्टेंस जी, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी एक्सेप्टेंस चाहिए होती हैं? सॉरी, कितनी प्रेजेंटेशन चाहिए होती हैं? दो, वन एट द टाइम ऑफ, सेकंड एट द टाइम ऑफ, जबकि चेक के केस में नो। चलो प्लीज पढ़ो, अ चेक does not require any acceptance by the drawee before payment can be demanded। उसमें चेक हमेशा हम तब लेकर जाएंगे जब पेमेंट का टाइम आ जाएगा। एक्सेप्टेंस के लिए कभी चेक बैंक के पास लेकर नहीं जाया जाता, बिकॉज बैंक ऑलवेज अज्यूम इट्स लायबिलिटी। बैंक अपनी लायबिलिटी हमेशा अज्यूम करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अ बिल रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई बिफोर ही कैन मेड लायबल अपॉन इट। इज दैट क्लियर? स्टैम्प, चेक के पीछे लिखा होता है डू नॉट नीड एनी स्टैम्प। इसको यहाँ पे स्टैम्प, चेक को स्टैम्प नहीं चाहिए होती, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट ही ऐसे बना दिया गया है कि उस पर स्टैम्प की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर स्टैंपल लगती है। वो रेवेन्यू स्टैम्प्स नहीं होती, वो टिकटें जो आप कभी पोस्ट ऑफिस में जाओ ना आज भी पोस्ट करवाने, तो वो आपको छोटी छोटी टिकटें देते हैं। कराची भेजना तो इतने की टिकट्स दे देंगे, वो आप उसके ऊपर पेस्ट कर देते हो टिकट्स। वो रेवेन्यू कलेक्शन है। क्या मतलब? गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करती है उन टिकटों के एवज। जो पोस्ट स्टैम्प होती हैं, जी बिल्कुल, वो स्टैम्प्स हैं जिन पे कायदे आज़म की तस्वीर में दी है। वो मुख्तलिफ प्राइसेस की होती हैं, कोई 10 रुपए की, कोई 50 रुपए की, कोई 100 रुपीज़ की। आपका अगर पार्सल सपोज कराची जाना है, उस पर 100 रुपीज़ की लगनी, तो आपको 50 रुपीज़ की दो दे देगा कि ये पेस्ट कर दो अपने पोस्ट पे। बात समझ आ रही? वो इनफैक्ट कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका है। कैसे? पोस्ट ऑफिस वालों को वो टिकटें बेची जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनके पैसे लेती है, और फिर पोस्ट ऑफिस वाले आगे वो टिकटें बेचने के लोगों से पैसे लेते हैं। तो अल्टीमेटली पैसा कलेक्ट हो रहा होता है बाय द गवर्नमेंट। इट्स अ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द। हाँ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो उस केस में। चलो जी आ जाओ जी। स्टैम्प, अ चेक डज नॉट रिक्वायर एनी स्टैम्प, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड। क्रॉसिंग जी, चेक, अभी हमने चेक की क्रॉसिंग नहीं पढ़ी है। इंशाल्लाह जब चेक अगला चैप्टर इसी का टॉपिक पढ़े होंगे अगला, तो हम क्रॉसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस क्रॉसिंग का मतलब आज समझ लो थोड़ा सा, फिर कल क्रॉसिंग को आगे एक्सप्लेन कर लेंगे। बेटा एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं OTC। OTC का मतलब है ओवर दी काउंटर। इस वर्ड का मतलब होता है ओवर दी काउंटर, OTC, ओवर द काउंटर। आप एक इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हो, बैंकर आपको उस काउंटर के ऊपर पेमेंट कर दे, तो इसका मतलब है OTC पेमेंट हुई है। ओवर द काउंटर उस कैशियर ने आपको पैसे दे दिए हैं। इज दैट क्लियर? और अगर वो आपको, कई दफ़ा आप चेक लेके जाते हो तो वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है,
इसका मतलब है नोट OTC, ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं हुई बल्कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ है। तो बेटा बस अब ये छोटा सा मतलब समझा दूं, जब आप चेक को क्रॉस करते हो बाय दीज टू लाइंस, ट्रांसवर्स लाइंस जिसे कहा जाता है, टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस, ये दो लाइन के, तो इसका मतलब चेक क्रॉस हो गया। चेक क्रॉसिंग का मतलब ये है कि इस दो लाइंस का मतलब ये है कि अब इसकी पेमेंट जो है वो OTC की नहीं होगी, ओवर द काउंटर इसकी पेमेंट नहीं होगी। यानी कैशियर ने जब भी, उस टेलर ने जो बैंक में बैठा है, उसने जब अगर चेक के ऊपर ये दो लाइंस देख ली, वो आपको कभी इसकी पेमेंट कैश में नहीं करेगा, वो इसकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। क्रॉस चेक की, क्रॉस का मतलब क्या है कि इसकी पेमेंट ओवर द काउंटर नहीं होगी। बात समझ आई मेरी? इस दो लाइंस का मतलब समझ आया? अभी उस पर नहीं आया कि अकाउंट पे ही लिखा हो, फला लिखा हो, उस पर नहीं आया, वो बाद में बात करेंगे। मैंने अभी से सिखाया ये दो लाइंस का मतलब ये होता है कि इसकी पेमेंट अब काउंटर पे नहीं होगी, इसकी पेमेंट अब होगी अकाउंट के अंदर। बेरर चेक भी क्रॉस में हो सकता है। बेयर चेक भी क्रॉस में हो सकता है। क्रॉस कर दोगे तो फायदा क्या होगा? फिर बेरर बनाने का क्या फायदा होगा? वो ये होगा ना जिसके हाथ में होगा उसके अकाउंट में होगा। जिसके हाथ में होगा, जिसका नाम लिखा होगा उसके अकाउंट में, जिसके नाम के लिखा होगा उसके अकाउंट में जाएगा। ट्रू। अगर क्रॉसिंग कर दिया ना हमने बेरर इंस्ट्रूमेंट की, तो समझ लो वो पैसे किसी के काउंटर पे उसकी पेमेंट नहीं होनी, वो कैश में नहीं होनी, वो काउंटर उसके अकाउंट में जानी है, बात खत्म, उसकी दूसरी फिजिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। अच्छा जी, दोबारा आ रहा हूँ वापस। तो ओवर द काउंटर करने का ये कैंसिल करने का फ़ायदा क्या होता है? आप चेक को सिक्योर करना चाहते हो कि इसकी पेमेंट किसी गलत हाथों में ना चली जाए, ये मकसद होता है। इज दैट क्लियर? अभी सिर्फ इतना ही सिखाया मैंने। तो ज़रा देखो वो कहते हैं क्रॉसिंग, अ चेक में बी क्रॉस फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे शहजादे भी होते हैं, मुझे याद है कि एक कैशियर को कहा कि जाओ चेक, डायरेक्टर ने कहा जाओ चेक क्रॉस करके ले आओ, ये मेरी कंपनी की बात है। वो गया, वो चेक को क्रॉस करके ले आया, वो बड़ा से आना बना, उसने कहा अच्छा क्रॉस करने को कहा, वो पूरा चेक ही क्रॉस करके ले गया। सो ऐसा नहीं, क्रॉसिंग मीन्स द टू लाइन्स। नहीं, हाँ चला गया, वैसे है तो नहीं, अब मुझे नहीं पता निकाला क्यों ना, ये मुझे नहीं पता। स्टॉपिंग द पेमेंट, लो जी, आपका चेक गुम जाए, आपके पास राइट होता है, क्योंकि चेक एक सीरियल नंबर्ड इंस्ट्रूमेंट है और अकाउंट, ये जो इनका बैंकिंग सिस्टम है ये इतना इवॉल्व हो चुका है कि आप एक कॉल करते हो और कहते हो कि फ़लाँ चेक नंबर है, गुम चुका है, प्लीज़ इसकी पेमेंट को स्टॉप कर दें। ऐसा होता है? तो ऐसा पॉसिबल है चेक के केस में। तो उसने लिखा द पेमेंट ऑफ अ चेक में बी काउंटर माइंडेड बाय द ड्रॉर चाहे तो उसकी पेमेंट को स्टॉप करवा सकता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप जब चेक फाड़ते हो तो उसके साथ उसकी एक दूसरा चेक, उसकी एक स्लिप जो है वो आपकी बुकलेट में रह जाती है, ऐसा ही है। चलें, द पेमेंट ऑफ अ बिल कैन नॉट बी काउंटर माइंडेड बाय द ड्रॉर, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। जितना सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है, इवॉल्व हो चुका है बैंकिंग सिस्टम, इस तरह का कोई रेगुलेटर दूसरे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज ये ड्रॉई है, कल कोई और होगा, या आज ये ड्रॉर है, कल कोई और ड्रॉर होगा, तो रेगुलेटर तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये तो हो ही नहीं सकता कि काउंटर माइंडेड वाला क्वेश्चन क्रिएट हो जाए। आज ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, कल ये, और ये भी कौन सा सीक्वेंशली नंबर्ड बना रहा है, ये भी बस बनाई जा रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। बात समझ आ रही है? चलो, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ले जी, बस ख़त्म हो गए। एक लास्ट बात, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को एक चेक मिलता है तो क्या फ़ौरन से पहले गायबाना तौर पे आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं? नहीं। इनफैक्ट मैंने अगर आपको आज चेक दिया है तो कल आप जमा करवाओगे, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ट्रांसफ़र होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये प्रोसेस है ना, इसका मतलब आपके हाथ में चेक पकड़ा देने से गायबाना पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते। इसका मतलब अगर मैं आपको असाइनमेंट ऑफ चेक, यानी अगर मैं आपको अपना चेक हैंड ओवर कर दूं तो हैंड ओवर करने से पेमेंट मेरे अकाउंट में, देखो अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने 20,000 दिया तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड मेरे अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट के क्रेडिट हैं मेरे अकाउंट को क्या करेगा? मेरे अकाउंट को क्रेडिट करेगा, हमारे अकाउंट मेरे अकाउंट, उसके पास क्या है? लायबिलिटी है, क्रेडिट है, क्रेडिट है। अच्छा ठीक, हाँ लायबिलिटी कम हो रही है, क्या करेगा? मेरे अकाउंट को डेबिट कर देगा जनाब। जी जी, आप बताना चाहोगे जो कौन कौन से फॉर्म क्या सर बताया ना, वो मैंने बताया हुआ है, किसी नहीं लिखता, चलो मुझे
मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, चलो उसको नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा जी, सो आपके अकाउंट को क्या कर देगा डेबिट, और मिज़ान बैंक के अकाउंट, मिज़ान बैंक अपने कस्टमर के अकाउंट को, उमर के अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, इसका मतलब है मैंने चेक जब हैंडओवर किया तो उस हैंडओवर करने से असाइनमेंट ऑफ फंड्स नहीं हुई जब तक ये बैंक मेरे अकाउंट को डेबिट ना कर देगा यहाँ से, और यहाँ से इसका बैंक इसको क्रेडिट ना कर दे, तब तक फंड्स ट्रांसफ़र नहीं होते। अच्छा, अभी एक और बात छोटी सी बिफोर कि मैं पढ़ाऊँ, अभी अतीक का पॉइंट, अतीक चूँकि आपके टेस्ट चेक करता है तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो केस स्टडीज़ होती हैं क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर बच्चों को एक बहुत बड़ा मैं मतलब वो बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहा है कि आप लोगों के स्टूडेंट्स में आपने क्या फॉर्मेट नहीं बताया हुआ। फॉर्मेट से मुराद, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि केस स्टडी सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। आप प्रोविजन ऑफ लॉ लिखते हो, देन लिंकेज, देन कंक्लूजन। कहता है बच्चे बहुत से अभी भी इन चीज़ों की मिस्टेक कर रहे हैं। दूसरा, उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि बच्चा जो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहा है, जो भी वो मुझे बता के गया है कि जो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहा है वो उसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मटेरियल लिखता है कई दफ़ा। तो ये बातें मैंने पहले भी बताई हुई हैं, मेरा ख्याल है। सो कोशिश करें इन फैक्टर्स के ऊपर, जब आपके पेपर पे मार्किंग हुई होती है तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे अतीक के पास पहुंच जाया करें। ठीक है, छोड़ दें बाकी क्लास को स्टूडेंट जा रहे हैं या नहीं जा रहा। आपको अगर नज़र आ गया कि आपके पेपर में प्रॉब्लम है, कंसल्ट विद अतीक, ताकि उससे करेक्ट करवाया सको, ताकि वो आपको बता सके कि कौन कौन सी गलती आप कर रहे हो अभी भी अपने टेस्ट के अंदर। इज़ दैट क्लियर? चलो, अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए।